कि आखिरकार उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई। डियाब्लो कहता है ये सब पावर तुम्हारी ही है, बस और बस अपने ऊपर भरोसा रखो। तभी एक बंदा बेना के ऊपर अटैक कर देता है, कर्स ऑफ ब्लाइंडनेस। बट बेना की बॉडी अपने मन से हवा में उछल जाती है। देन वो एक बंदे की कस की किक मार देती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बॉडी कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। डियाब्लो बाकी बंदों से कहता है उधर देखो तुम्हारे दोस्त की कैसे धुनाई हो रही है, तो अब तुम लोग क्या करने वाले हो? जो भी हो तुम लोग मेरे ही बीच का नतीजा हो और तुम उन कीड़ों के तरीके हो जो कि अच्छी खासी फसल को खाकर बिल्कुल खराब कर देते हैं। ब्लैक, इन सभी कमजोरों को मार्क कर दो। वो सभी को मार्क कर देता है। डियाब्लो कहता है अब इनको कुचलने का समय आ गया है। वॉयलेट स्पाइक्स। तभी वहाँ पर डार्क मैजिक के काफी सारे कांटे आते हैं और एक ही झटके में उन सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। तभी वहाँ पर यहाँ का डायरेक्टर गैब आ जाता है, जो कि डियाब्लो को देखकर कहता है मैं हूँ यहाँ का ओनर और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो डियाब्लो से कहता है तुम्हारी पावर्स को देखकर ऐसा लगता है कि तुम अभी अपने ट्रू फॉर्म में नहीं हो, या तो तुम्हारे ऊपर किसी तरीके की कंडीशन लगाई गई है। डियाब्लो कहता है तुम्हारी दोनों ही अजम्पशंस गलत हैं। गैब कहता है ओ तुम मेरे ख्याल से इस टाइम तुम सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को ही प्ले कर रहे हो। तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर है, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ ऑफर करना चाहता हूँ। डियाब्लो कहता है आखिर तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? वो बंदा कहता है देखो तुम्हें पता ही है कि मेरे पास एक प्लान है जिस पर मैं बहुत लंबे समय से वर्क कर रहा हूँ और अब मुझे अपने सब्र का फल मिलने ही वाला है, जिसकी मदद से मैं पूरे किंगडम पे राज कर सकता हूँ। डियाब्लो बेना की ओर देखते हुए कहता है ओ मैं समझ गया। गैब कहता है मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता क्योंकि तुमने अभी अपना डिसीजन मुझे नहीं बताया है। डियाब्लो सोच रहा होता है इस बेवकूफ को लगता क्या है मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही किंगडम पे राज करने के लिए इसका साथ दे दूंगा, ये मुझे कितना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। वो उसे कहता है मैं रिफ्यूज करता हूँ। गैब कहता है ओ ऐसी बात है। बेना डायरेक्टर से कहती है आखिर आपने इन लोगों को मुझे लेने के लिए क्यों भेजा था? गैब कहता है क्यों? हाँ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी पावर को हासिल करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैंने इस वक्त का कितने लंबे समय से इंतजार किया था? मैंने तुम्हारे नेचर को बदलने के लिए कितनी ज्यादा कोशिशें की ताकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं। मैंने ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए क्रिएट की। बेना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है मुझे जितनी बार भी लोगों ने बुली किया मुझे बस और बस एक बार की खुशी होती थी कि आप मेरा साथ देते थे, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि जब वो लोग मुझे बुली करते थे तो आप उनको रोकते क्यों नहीं थे। गैब कहता है अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डार्क ऑरा में लाइफ भरनी है, फिर मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तभी डियाब्लो वहाँ पर आ जाता है और उसके आते ही बेना का ऑरा पूरी तरीके से गायब हो जाता है, साथ ही साथ वो बेहोश भी हो जाती है। डियाब्लो कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने तुम्हारे सारे किए कराए में पानी फेर दिया है क्योंकि मैंने इसका सारा डार्क ऑरा गायब कर दिया। गैब कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये करना इतना भी आसान काम नहीं है। डियाब्लो कहता है अरे यार तुम तो बिल्कुल गलत हो, ये तो मेरे लिए बिल्कुल हलवा खाने जैसा था, लेकिन हाँ ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी बात हो सकती है। पता है क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा नाकारा हो, तुम कचड़े से भी कई ज्यादा गए गुजरे हो जो कि कभी भी रैंक 7 बेस नहीं बन सकता, चाहे वो जितने भी कोशिश कर ले। गैब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता और कहता है मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके कर्स में मास्टरी हासिल की जिसकी वजह से मुझे मास्टर ऑफ कर्सेस भी कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी मैं किसी भी तरीके से रैंक 7 बेस नहीं बन पाया और अब तुमने मेरी दुखती नस पे हाथ रख दिया है तो मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है ब्लेजिंग सरपेंट, जिसकी वजह से डियाब्लो को एक स्नेक चारों तरफ से घेर लेता है। तभी डियाब्लो गैब को किसी गेंजुत्सु जैसी चीज में डाल देता है और एक नाइटमेयर दिखाने लगता है। वो उसको बहुत ज्यादा डरावना नाइटमेयर दिखाता है, लेकिन उसके बावजूद गैब उससे बाहर आ जाता है। डियाब्लो कहता है तुम सच में कुछ ना कुछ तो हो ही, अगर मैंने ये चीज किसी और इंसान के साथ की होती तो उसका दिमाग फट चुका होता। गैब कहता है यही तो एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे एक मास्टर ऑफ कर्सेस बुलाया जाता है। डियाब्लो कहता है सब चीज बढ़िया है, लेकिन तुम्हें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। तभी वो ऐसा कुछ करता है कि चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और हम लोगों को पता चलता है कि गैब गेंजुत्सु से बाहर नहीं आया था। देखो यार वैसे तो ये एक माइंड कंट्रोलिंग स्पेल है, लेकिन मुझे उसको गेंजुत्सु बुलाने में काफी ज्यादा मजा आ रही है, तो तुम लोग अपने हिसाब से समझ जाना। गैब डरने का नाम नहीं ले रहा होता। तभी उसके सामने एक बड़ी सी आग खुलती है। ये स्पेल वही होता है जो कि उसने साइमन के यहाँ यूज किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, लेकिन इससे भी गैब को ज्यादा असर नहीं होता। डियाब्लो कहता है ओ तो ये मेंटली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। कर्स ऑफ डार्क प्रोजेक्टाइल्स। वो अटैक गैब के लगने ही वाला होता है, बट तभी वो होश में आ जाता है एंड कर्स रिफ्लेक्शन का यूज करता है, जिसकी वजह से डियाब्लो का अटैक उसी की ओर मुड़ जाता है और उसके कनेक्ट भी हो जाता है, जिसकी वजह से डियाब्लो की छाती में कई सारे छेद हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। गैब कहता है ये तो काफी ज्यादा हाई लेवल का डार्क मैजिक स्पेल था, मुझे पता था कि मैं तुम्हारे मेंटल रेल में था और इसी वजह से मैंने सही वक्त के आने का इंतजार किया और जैसे मुझे मौका मिला मैंने मौके में चौका मार दिया।
तभी वो उसके ऊपर एक स्पेल का यूज करता है, एस्थेटिक्स ऑफ स्टिलनेस। गैब बताता है ये ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें एक सेकंड के ही हजारों पार्ट हो जाते हैं। हालांकि बाहर की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेकंड बीता होता है, बट जो भी बंदा इसके चपेटे में होता है उसको ऐसा लगता है कि वो एक ही टाइम में ही जिंदगी भर के लिए फंस गया है। अब ना ही तुम जिंदा होगे और ना ही मरोगे। ये एक अल्टीमेट कर्स टेक्निक है जिसको कि मास्टर ऑफ कर्सेस यानी कि मैंने बनाया है, और यही वो एक लौता स्पेल है जिसकी वजह से मैं रैंक 7 में भी बन सकता हूँ। डियाब्लो कहता है आज ही घंटा। गैब उसको देखकर चौंक जाता है। डियाब्लो उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है। गैब कहता है कैसे? डियाब्लो कहता है उससे क्या ही फर्क पड़ता है, डेटोनेशन। इस स्पेल की वजह से गैब के ऊपर एक काफी बड़ा सा ब्लास्ट होता है और गैब काफी दूर जाकर गिरने लगता है। डियाब्लो कहता है तो चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारी बॉडी भी तुम्हारी माइंड जितनी पावरफुल है कि नहीं। गैब को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि डियाब्लो ने उसके स्पेल को कैसे तोड़ा। डियाब्लो कहता है तो क्या तुम रेडी हो? तभी वो देखते ही देखते काफी सारे स्पेल को कास्ट कर देता है। मैजिक एरो, बोल्डर ब्रेकर, बोल्डर ब्रिज, चेन विप्लैश, स्पार्क बॉम्ब, सारे अटैक गैब को लग जाते हैं। और इतने सारे अटैक खाने के बाद गैब की क्या ही हालत होगी मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, तुम खुद ही देख लो। वो बस मरने से पहले यही कह रहा होता है आखिरकार तुमने एस्थेटिक्स ऑफ स्टिलनेस को कैसे तोड़ा? डियाब्लो अपने ब्रेसलेट दिखाते हुए कहता है क्योंकि मेरे पास ये छोटा सा आर्टिफैक्ट था, इसे कहते हैं द सेल ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। गैब कहता है मुझे नहीं पता ऐसी चीज भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकती है, मैं तो बस मरने से पहले एक इच्छा पूरी करना चाहता था और वो थी इस दुनिया का राजा बनना। डियाब्लो उसको लात मारते हुए कहता है अपना मुंह का शटर बंद करो, आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी मौत इतनी ज्यादा आसान होगी? तभी वहाँ पे अननेचुरल कॉजेस के गेट को खोलता है और कहता है तुमने अपने लालच में आकर इतना बड़ा क्राइम किया है कि उसकी माफी इस दुनिया में नहीं है। वैसे तुम मेरी ही गलती का नतीजा हो, इसी वजह से मुझे अपनी गलती भी सुधारनी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक ऐसा बीइंग बनाऊंगा जो कि ना ही जिंदा होगा और ना ही मरा हुआ। तुम तिल तिल कर जियोगे लेकिन तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी, तुम अनंत काल के लिए मेरी सेवा करोगे। तभी अननेचुरल कॉजेस के गेट से काफी सारी चेन्स निकलती हैं और गैब की सोल को खींचने लगती हैं। गैब अपने शरीर से अपनी आत्मा निकलते हुए देख रहा होता है और वो डियाब्लो से अपनी मौत की गुहार भी लगा रहा होता है। डियाब्लो कहता है अब तुम्हारा नाम होगा निब्लो और यही तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी होगी। तभी बेना होश में आ जाती है, वो आसपास देखने लगती है कि उसका डायरेक्टर कहाँ गया। डियाब्लो उससे कहता है अरे तुम अपने डायरेक्टर से क्यों नहीं मिलती, तुम उसी को ही तो ढूंढ रही हो है ना। हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक स्केलेटन खड़ा होता है और उसी के अंदर होती है गैब की सोल। वो कहता है मास्टर मेरा नाम है निब्लो और मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं ही वो पहला कीड़ा हूँ जिसको कि आपने रिएनिमेट किया है। डियाब्लो बेना से कहता है इसने तुम्हारे 10 साल को नरक बना दिया था तो इसके लिए इतनी सजा तो बनती ही है। बेना कहती है मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। डियाब्लो से पूछता है तो अब तुम क्या करने वाली हो? बेना कहती है अभी मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही है, मैं आपको अपना टीचर बनाना चाहती हूँ। डियाब्लो उससे मना कर देता है। बेना उससे रीजन पूछती है। डियाब्लो कहता है क्योंकि तुम वल्कायरी हो। पहले के टाइम में वल्कायरीज काफी ज्यादा फियरलेस नेचर की होती थी और उन लोगों ने गॉड के खिलाफ जंग भी कर दी थी, लेकिन आखिरी में वो लोग मारे गए और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक अकेली वल्कायरी हो। बेना कहती है तो क्या हुआ, तो आप मेरे टीचर क्यों नहीं बन सकते? डियाब्लो कहता है क्योंकि वल्कायरीज मैजिक का यूज नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। बेना पूछती है क्या आप सही बोल रहे हैं? डियाब्लो उसके सवालों का जवाब नहीं देता। देन कुछ देर में हम लोग देखते हैं जिमी वापस से कैप्टन की ओर रवाना हो जाता है और वो अपने हॉर्स कैरेज में बैठा होता है और उसके साथ में एक पिंक कलर की गिलहरी भी होती है जिसको देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो ही बेना है। एना और सारा बेना के साथ खेल रही होती है जिसकी वजह से बेना को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। वो चिल्ला रही होती है मास्टर मुझे बचा लीजिए, बट जिमी उसको इग्नोर कर रहा होता है। देन थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं वो लोग कैप्टन पहुंच चुके होते हैं एंड जिमी एक मॉम शीयर्स अपने फादर से 9 साल बाद मिलती है जिसकी वजह से दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उन सबको देखकर डियाब्लो सोच रहा होता है हालांकि मैं भी इसी फैमिली का हिस्सा हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो इमोशंस महसूस नहीं कर पाता हूँ जो कि ये लोग करते हैं। कभी कभी तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा भी आता है। मैं इतने सालों तक बंद था और उतने टाइम के बीच में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही फीलिंग थी जो थी रिवेंज की फीलिंग। और मैं ये मानता हूँ कि इमोशंस हम लोगों को कमजोर बनाते हैं क्योंकि उनकी वजह से लोगों की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। सारा अपनी मॉम को रोता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसकी नाना जी ने ही उसकी मम्मी को रुलाया है, इसी वजह से वो कहती है मैं आपसे नफरत करती हूँ, जिसकी वजह से उसके नाना को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिमी उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके नाना कहते हैं सो तुम जिमी हो है ना, मैं तुमसे काफी लंबे समय से मिलना चाहता था। जिमी कहता है मैं भी। उसका नाना कहता है मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो। जिमी कहता है आखिर आपसे नफरत करने का कारण ही क्या है, और वैसे भी आप तो हमारी मॉम के फादर हो तो मैं आपसे नफरत कैसे कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर उसका नाना काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जिमी को काफी जोर से गले लगा लेता है।
देता है। जिमी सोच रहा होता है, ओ तो मुझे अब समझ में आया, मेरी मॉम की ये आदत पुश्तैनी है। देन थोड़ा टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं जिमी के नाना जी उसकी मॉम से जिमी की तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जिमी के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, हालांकि मैं सिर्फ और सिर्फ रैंक 4 का ही मेज हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी आंखों से उसके पोटेंशियल को साफ साफ देख सकता हूँ। और वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब पूरी की पूरी दुनिया ही जिमी के आगे पीछे घूमेगी। क्या तुम मेरा मतलब समझ रही हो? जब ये सब होगा तो काफी सारी वे लोगों की नजर भी उसके ऊपर जाएगी एंड मैं और एल्वेल्टन हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रह सकते। मॉम कहती है, अच्छा तो आपने वो आर्टिफैक्ट उसको इसी वजह से दिया था? वो कहता है हाँ, हालांकि वो एक परफेक्ट शील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको काफी सारे अटैक से बचा के रखेगी। उसकी मॉम बताती है, मुझे तो अभी सबसे ज्यादा एल्वेल्टन की ही चिंता हो रही है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि उन्होंने हाल ही में ही अपना एक और नया एनिमी बना लिया है, जो कि है ऑर्डर ऑफ जेनिथ। उसका नाना बताता है, हाँ मुझे पता है कि वो कितने ज्यादा खूंखार हैं, उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है। वो लोग फेथ इन पीरो के भी हाथों के पीछे पड़ चुके हैं और उसको चर्च से मिटाने के लिए लगे हैं। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं बेना काफी आराम से सो रही होती है। तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है। उसको देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है, तुम आखिर ह्यूमन फॉर्म में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें वापस से ट्रांसफॉर्म होने से मना किया था, है ना? बेना रोते हुए कहती है, आपको नहीं पता कि जब भी मैं उस फॉर्म में रहती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जिमी कहता है, तो क्या होगा जब सब लोग तुम्हें देख लेंगे और उनको पता चलेगा कि तुम एक डार्क मेज हो, तो तुम्हें खाई से धक्का दे देंगे, या हो सकता है तुम्हें वो जिंदा ही जला दें। वो काफी ज्यादा डर जाती है और वापस से गिलहरी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिमी वहीं पे टेबल पे एक नेकलेस रख देता है। बेना बार बार उससे पूछ रही होती है कि वो चीज क्या है, बट वो उसको पीट कर शांत करा देता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता होता कि ये क्या है। और हम लोग समझ जाते हैं कि ये वही चीज है जो कि इसके नाना ने इसे दिया था। जिमी कहता है, मुझे ये तो पता है कि ये किसी तरीके का आर्टिफैक्ट है, लेकिन आखिर इसका काम क्या है वो मुझे नहीं पता। तभी उसको एक काफी पावरफुल प्रेजेंस सेंस होती है। उसको सेंस करके डियाब्लो समझ जाता है कि वो प्रेजेंस जिसकी भी है वो बिल्कुल किलिंग इंटेंशन में खड़ा है, और तो और वो उसके मदर के रूम के बाहर से आ रही होती है। इसी वजह से वो काफी जोर से वहाँ से भाग जाता है और अपने मदर के रूम की तरफ जाने लगता है। उसको अपनी मदर की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है। इसी वजह से वो अपनी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और वो एक झटके में ही वहाँ पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके सामने एक काफी पावरफुल बंदा खड़ा होता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि अभी के पावर्स के साथ वो उसको नहीं हरा सकता। इसी वजह से वो अपनी मॉम को यहाँ से लेकर भागने का प्लान बनाता है और एक अटैक को चार्ज करके उसके ऊपर रश कर देता है। उसका नाना भी वहाँ पर आ जाता है। वो एक फ्यूजन स्पेल का यूज करता है, लाइटनिंग वैक्यूम, बट उसके अटैक से उस बंदे को कुछ भी नहीं होता। वो कहता है, ये तो बच्चों का खेल है। तभी उस अटैक को चीरते हुए उस बंदे का हाथ आता है और वो जिमी को पकड़ लेता है। जिमी सोच रहा होता है, अब मेरे पास इन सब चीजों से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है।